हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हमने वाटर रिसोर्स जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था कि वाटर रिसोर्स क्या है, और अब हम इसमें नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कि एमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स। की वाटर प्रॉब्लम्स जल संसाधन की उभरती समस्याएं, कि जल संसाधन में जो कौन सी समस्याएं हैं वो उभर रही हैं। कि भारत बड़े आकार, यानी भारत को आकार है वो बड़ा आकार है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, और भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। यानी भारत का लगभग अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार है वो 30 डिग्री का है। कि इतने बड़े आकार और विशाल विस्तार के बावजूद, कि भारत का आकार भी बड़ा है और विस्तार है वो भी काफी ज्यादा है, के बावजूद भारत की 118 यानी 118 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा, यानी एवरेज रेनफॉल, ठीक है, औसत वार्षिक वर्षा ने इसे संसार के 9 देशों की पंक्ति में ला खड़ा किया हुआ है। कि भारत में 118 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है, जो विश्व के गिने चुने देशों में होती है। इसलिए भारत जो है विश्व के 9 देश यानी ज्यादा नमी वाले देशों की सूची में या लाइन में आकर खड़ा है वो हो गया है। जल के अपार भंडारों के होते हुए भी, कि भारत में जल के अपार भंडार है, कि जल के अपार भंडारों के होते हुए भी भारत जलाभाव के संकट से जूझ रहा है। जल के अपार भंडार यहाँ पर होते हुए भी जो भारत है जलाभाव के संकट से जूझ रहा है, यानी वाटर प्रॉब्लम से है वो फेस कर रहा है। जनसंख्या बढ़ने से जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। कि जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, कि जनसंख्या बढ़ने से प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता दिन प्रतिदिन है वो कम होती जा रही है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो जल का है उसका यूज है वो भी बढ़ रहा है। जितना भी जल उपलब्ध है, यानी जितना भी वाटर अवेलेबल है उसका बड़े पैमाने पर प्रदूषण होता जा रहा है। कि जितना भी वाटर उपलब्ध है उसका बड़े पैमाने पर यानी लार्ज स्केल के ऊपर वो वाटर है वो पोल्यूटेड है वो होता जा रहा है। ठीक है, जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। अब जल प्रदूषण के जो प्रमुख स्रोत हैं कि किन किन स्रोतों से सोर्सेज से वाटर पोल्यूशन है वो हो रहा है, उसमें आता है आपका घरेलू अपशिष्ट यानी घर का जल। ठीक है, दूसरा औद्योगिक अपशिष्ट, की औद्योगिक में जो जल यूज होता है, जल यूज करने के बाद जो जल बचता है उसको नदी नालों में छोड़ दिया जाता है और जिससे जल प्रदूषण है वो होता है। कृषि कार्यों में प्रयुक्त रसायन, कि कृषि कार्य में फर्टिलाइजर्स का बहुत ज्यादा यूज है वो किया जा रहा है। ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने की वजह से जब बारिश होती है तो तेज बारिश में फर्टिलाइजर पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं और वो पानी बहकर नदी नालों के माध्यम से समुद्र में पहुंचता है। इससे भी जल प्रदूषण है उसको बढ़ावा है वो मिलता है। प्रदूषण के कारण जल की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ता है, कि प्रदूषण के कारण जल की जो गुणवत्ता है जो क्वालिटी है उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट है वो पड़ता है। परिणाम स्वरूप उपयोगी जल संसाधनों की उपलब्धता और भी कम होने लगी है, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि परिणाम स्वरूप जो उपयोगी जल संसाधन है जो पहले अच्छी क्वांटिटी में या ज्यादा मात्रा में उपलब्ध थे उनकी जो उपयोगिता है वो और भी कम होने लगी है। अब आता है जल के गुणों का ह्रास, डिटेरिएशन ऑफ वाटर क्वालिटी। जल की गुणवत्ता का तात्पर्य जल की शुद्धता से होता है, कि जल की गुणवत्ता का जो तात्पर्य है वो जल की शुद्धता से होता है कि जल है वो कितना शुद्ध है यानी कितना प्योर है, अथवा ऐसे जल से होता है जिसमें अनावश्यक भारी पदार्थ न मिले हुए हो, कि उसमें जिन पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती वो अनावश्यक भारी पदार्थ हैं वो उसमें न मिले हुए हो, वो जल है वो शुद्ध हो। जल भारी पदार्थों जैसे, अब जल में जो भारी पदार्थ होते हैं अनावश्यक भारी पदार्थ वो क्या है, जैसे सूक्ष्म जीवों, अनुपचारित मल जल, औद्योगिक इकाइयों से निकले ठोस कचरे, तरल अपशिष्ट तथा हानिकारक रासायनिक
अपशिष्टों के मिलने से प्रदूषित होता है। क्या होता है कि जल के साथ मल है वो मिला हुआ रहता है, और वो जैसे मीठे पानी की झीलें हैं, तालाबें हैं, नदी नालों के माध्यम से बहकर उनमें वो है वो चला जाता है। और बहुत से ऐसे उद्योग हैं जो नदियों के किनारे लगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे चमड़ा उद्योग, उसमें बहुत ज्यादा चमड़े को धोने के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता है वो होती है, ठीक है। और उस पानी को फिर ऐसे ही बगैर उसको प्यूरिफाई किए नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिससे नदियों का जल है वो प्रदूषित है वो हो जाता है। इनसे जल है वो प्रदूषित होता है। इन अपशिष्टों से निकले विषैले पदार्थ, अब इन अपशिष्टों से जो विषैले पदार्थ यानी जहरीले जो पदार्थ निकलते हैं, झीलों, सरिताओं, नदियों और समुद्रों में घुल जाते हैं। कि वो अपशिष्ट जो पदार्थ है वो नदी नालों के माध्यम से नदियों के माध्यम से समुद्रों में है वो घुल जाते हैं। इससे जल प्रदूषण बढ़ता है और जल के गुणों में कमी आ जाती है। इससे जो वाटर पोल्यूशन है वो इंक्रीज होता है और जल के जो गुण होते हैं उसमें कमी है वो आ जाती है। जैसे भारत की यमुना और गंगा दो सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियां हैं। ये इनमें बहुत ज्यादा प्रदूषित जल है वो छोड़ा जाता है। तो इन नदियों के माध्यम से जो प्रदूषित जल इनमें छोड़ा जाता है वो प्रदूषित जल समुद्रों में चला जाता है, और वाटर पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा वाटर पोल्यूशन को बढ़ावा है वो मिलता है। अब नेक्स्ट आता है इसमें वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, जल संरक्षण और प्रबंधन। देखो जल क्या है, वो एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर उसके कंजर्वेशन के ऊपर या संरक्षण के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि हम बूंद बूंद पानी के लिए है वो तरस जाएंगे। इसलिए सरकार हर माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है कि भाई जल है तो कल है, जल बचाइए, ठीक है। जल जीवन का आधार है। जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, जिसके चारों तरफ काफ़ी क्वांटिटी में पानी है वो पाया जाता है, लेकिन वो पानी उसके यूज का नहीं है क्योंकि वो खारा पानी है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में मीठे पानी की कमी है वो पाई जाती है। अगर टाइम रहते हमें इसके कंजर्वेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले टाइम में हमें भारी समस्याओं का सामना है वो करना पड़ेगा। रियो सम्मेलन में कहा गया था कि जैसे अब हम तेल के लिए लड़ाइयाँ लड़ रही हैं, ऐसे हमें पानी के लिए लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में पानी की इतनी कमी हो जाएगी कि उसके लिए लड़ाई तक लड़नी है वो पड़ सकती है। अब देखो ताजे जल की घटती हुई उपलब्धता, उसकी तेजी से बढ़ती हुई मांग। जो ताजे जल है यानी जो फ्रेश वाटर है उसकी तेजी से घटती हुई उपलब्धता और उसकी तेजी से बढ़ती हुई मांग, और उसकी मांग है वो तेजी से बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है। जल प्राप्ति की स्थानिक और ऋतुवत असमानता। अब जल प्राप्ति की स्थान पर कि किसी स्थान पर ज्यादा जल प्राप्त होता है, किसी स्थान पर कम पानी है वो प्राप्त होता है, और ऋतुवत असमानता, किसी ऋतु में तो पानी है वो बहुत ज्यादा प्राप्त हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि मानसून सीजन की, तो मानसून सीजन में तो बहुत ज्यादा पानी प्राप्त होता है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है। अगर मानसून को छोड़ दें, हम गर्मी के मौसम में समर सीजन में बात करते हैं तो समर सीजन में काफी स्थान ऐसे हैं जहां पर सूखा है वो पड़ जाता है और पानी की समस्या है वो खड़ी हो जाती है। तथा जलीय संसाधनों का प्रदूषण भविष्य के खतरे की घंटी बजा रहे हैं, और उसके साथ साथ जलीय जो संसाधन है उनका प्रदूषण है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो भविष्य के खतरे की जो घंटी है वो बजा रहे हैं कि भविष्य में हमें पानी के लिए खतरा है वो हो रहा है, पानी की समस्या का सामना है वो करना पड़ सकता है। और सतत पोषणीय विकास, जल जीवनदायिनी है। अब जल है वो क्या है? जीवनदायिनी है कि मनुष्य के साथ साथ जानवरों के लिए भी जल है वो बहुत जरूरी है। अगर जल नहीं है तो जीवन की कल्पना हम नहीं कर सकते। और साथ साथ ये क्या है कि सतत पोषणीय विकास का आधार भी है। अब सतत पोषणीय विकास वो विकास होता है जिसमें हम अपने आवश्यकताओं को पूरा करते हुए संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करें कि हम अपनी आवश्यकताओं की तो पूरी करें और आने वाली जो जनरेशन्स है वो भी उन संसाधनों का इस्तेमाल है वो कर सके। यानी हम संसाधनों को यूटिलाइज इस तरीके से करें कि उनसे हम अपनी आवश्यकताओं की तो पूर्ति करें और जो हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो भी उन संसाधनों को यूज करते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तो इस प्रकार जल है वो क्या है? सतत पोषणीय विकास का आधार है। अगर हम उसके कंजर्वेशन की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो जीवन की कल्पना है वो नहीं की जा सकती, जीवन का अस्तित्व ही नष्ट है वो हो जाएगा। जल जैसे प्राकृतिक तत्व की
मात्रा, अब जल जो है वो नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक यानी नेचुरल तत्व है, उसकी मात्रा न तो बढ़ाई जा सकती है, ठीक है, उसकी मात्रा न बढ़ाई जा सकती है और न ही इसका कोई दूसरा विकल्प है। अब देखो इसकी क्वांटिटी को हम इंक्रीज नहीं कर सकते, यानी इसकी मात्रा को हम बढ़ा नहीं सकते। और दूसरी एक खास बात यह है कि इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, इसका कोई दूसरा विकल्प है वो हमारे सामने उपलब्ध है वो नहीं है। अतः जल भाव के संकट को, अतः जल का जो संकट उत्पन्न हो रहा है, इसके बुद्धिमत्ता उपयोग यानी जल का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग, ठीक है, बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग में जितनी जरूरत हो उतना ही पानी इस्तेमाल करें। पानी इस्तेमाल करने के तरीकों को थोड़ा सा बदल कर, उसको चेंज करके और संरक्षण से दूर किया जा सकता है। यानी जल संकट की जो समस्या है उसको जल के बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग और जल संरक्षण से ही उसको दूर है वो किया जा सकता है। अब जल संरक्षण और प्रबंधन के कुछ चुनिंदा उपाय हैं वो निम्नलिखित हैं। जल संरक्षण के उपायों में पहला आता है जल प्रदूषण निवारण, यानी प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, की वाटर पॉल्यूशन जो हो रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है, वाटर को पॉल्यूशन प्रदूषण होने से कैसे बचाया जा सकता है। इसमें हमारे तालाब झीलें नदियां प्रगति का कूड़ादान बन गई है, कि हमारे तालाब झीलें हैं वो प्रगति का यानी प्रोग्रेस का क्या है कि डस्टबिन है या कूड़ादान है वो बन गई है, कि उनमें ज्यादा से ज्यादा कूड़ा है वो जाता है। उद्योगों के साथ साथ हमारी संस्कृति और धर्म भी जलीय प्रदूषण में सहायक हो रहे हैं। जीवनदायिनी नदियों के साथ हमारी पवित्रता, मोक्ष, मुक्ति और पुण्य का जो भाव जुड़ा हुआ है वह नदियों को उद्गम स्रोतों से ही प्रदूषित करने लगता है, कि नदियों के साथ जो हमारी मोक्ष का, मुक्ति का जो भाव जुड़ा हुआ है, कि कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में इतनी रूढ़िवादिता है कि ये कहते हैं कि अस्थियां नदियों में बहाने से मुक्ति है वो हो जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे उद्योग हैं जो नदियों के ऊपर स्टैब्लिश किए गए हैं, नदियों के ऊपर लगाए गए हैं, वो उद्योग अपना जो अपशिष्ट जल है वो नदियों में डायरेक्ट छोड़ते हैं, जिससे वाटर पॉल्यूशन है उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा है वो मिलता है। भारत में क्या है कि इंसान अगर गुजर जाता है या मर जाता है तो उसकी अस्थियां है वो नदियों में बहा दी जाती हैं और ऐसा माना जाता है कि अब उसकी मुक्ति है वो हो जाएगी। तो इसके पीछे हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि निरक्षरता का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ पर एजुकेशन है उसकी अब भी वास्तविकता कमी है, क्योंकि अब देखो क्या होता है कि नवरात्रों में लोग नवरात्रे करते हैं, जोत जलाते हैं, जो राख वाख और जो धूप वगैरह इकट्ठी होती है उसको ले जाकर नदियों में बहा देते हैं। उससे नदियों के में जो पानी के जो जीव होते हैं उनको तो नुकसान पहुंचता ही पहुंचता है, साथ साथ उससे क्या होता है कि वाटर पोल्यूशन है वो भी ज्यादा है वो होता है। तो हमारा धर्म है वो भी कहीं ना कहीं वाटर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है, कि वो भी वाटर पोल्यूशन में सहायक भूमिका है वो अदा करता है। मैदानी भागों में नदी जल का खेती, पीने, घरेलू व औद्योगिक उद्देश्यों के लिए गहन उपयोग किया जाता है। यहाँ अनेक नाले खेतों से जल के साथ बहकर आने वाले उर्वरकों, कीटनाशकों, घरेलू कचरे व औद्योगिक बहिस्त्राव को नदी में उड़ाल देते हैं। अब क्या होता है कि उत्तरी मैदानों में क्या है कि खेती है वो अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पर जमीन है वो उपजाऊ है, तो किसान है वो खेत में फर्टिलाइजर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है वो करते हैं। बारिश के टाइम पर जब बारिश तेज होती है तो जो फर्टिलाइजर होते हैं वो जमीन में पानी के साथ घुल जाते हैं और घुलकर वो नदी नालों के माध्यम से नदियों में प्रवेश कर जाते हैं, तो उससे भी वाटर प्रदूषण है या ये कहें जल प्रदूषण है उसको बढ़ावा है वो मिलता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड, राज्यों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ मिलकर 507 स्टेशनों पर देश के जल संसाधनों की गुणवत्ता में मॉनिटरिंग कर रहा है। यानी 507 जो स्टेशन है, ठीक है, 507 स्टेशनों के साथ मिलकर जल संसाधनों की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग कर रहा है। इन स्टेशनों से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत जैव यानी ऑर्गेनिक और जीवाणुविक बैक्टीरियल संदूषण है। दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी देश की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। दिल्ली में 17 प्रमुख नाले प्रतिदिन 5,15,000 किलोलीटर मलबा यमुना में डालते हैं। अकेले ईदगाह बुच्चड़ खाने से
13,000 लीटर पशुओं का रक्त रोजाना यमुना में जा मिलता है। ठीक है, अब ये ईदगाह बुच्चड़ खाने से, अब बुच्चड़ खाने क्या होते हैं, जहां पर पशुओं को काटा जाता है, कि ईदगाह बुच्चड़ खाने से रोजाना 13,000, ठीक है, 13,000 लीटर जो जल है वो गंदा जल नदी में जाकर मिलता है, यमुना नदी में मिलता है। इससे यमुना नदी का प्रदूषण है वो होता है। अगर आपको इसको कंट्रोल करने की कहेंगे या इस बुच्चड़ खाने को बंद करने करेंगे, कोशिश करेगी गवर्नमेंट, तो इस पर यहाँ पर सवाल फिर ये खड़ा हो जाता है कि हम अल्पसंख्यक हैं, इसलिए हमारे साथ जाति है वो की जा रही है, हमें अपने धर्म को मनाने से रोका जा रहा है। ईद के अवसर पर इतने पशु काटे जाते हैं कि बहुत ज्यादा वाटर पोल्यूशन है वो होता है, क्योंकि जो उनका रक्त निकलता है या गंद निकलता है उसको बहाने के लिए पानी का इस्तेमाल है वो किया जाता है। नदियों में प्रदूषण का केंद्रण गर्मी के मौसम में बहुत अधिक होता है, क्योंकि उस मौसम में नदियों में जल प्रवाह कम होता है। भौम जल प्रदूषण देश के विभिन्न भागों में भारी तथा विषैली धातुओं, फ्लोराइड और नाइट्रेट्स के जमाव के कारण होता है। अब नदियों में प्रदूषण है वो गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है कि नदियों में पानी का जो लेवल होता है वो कम होता है। और भौम जल का जो प्रदूषण होता है उसमें क्या है कि विषैले नाइट्रेट, फ्लोराइड है वो, उसके कारण भौम जल का प्रदूषण है वो होता है। देश में जल संरक्षण की दिशा में कई कानून बनाए गए, जैसे जल अधिनियम 1974, जल अधिनियम 1974, जल अधिनियम है वो 1974 बनाया गया। प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण तथा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, ये नियम तो बनाए गए लेकिन इन नियमों को सही तरीके से एग्जीक्यूट है वो नहीं किया गया, इनको सही तरीके से लागू है वो नहीं किया गया। अगर इन नियमों को सही तरीके से लागू किया जाता तो भारत जो जल प्रदूषण है उसकी समस्या को काफी हद तक कंट्रोल है वो कर लेता। ठीक है, लेकिन इन कानूनों को प्रभावशाली ढंग से लागू नहीं किया गया। इस स्थिति का परिणाम यह निकला कि 1997 में प्रदूषण फैलाने वाले 251 उद्योग नदियों व झीलों के किनारे स्थापित हो गए। अब इन नियमों को सही तरीके से लागू नहीं किया गया, इसका रिजल्ट यह हुआ कि 251 उद्योग जो जल प्रदूषण को फैलाते हैं वो नदी, नालों या झीलों के किनारे हैं वो स्थापित हो गए। अगर इन नियमों को सही तरीके से लागू किया जाता तो इस तरीके के उद्योग को लगने की परमिशन है वो नहीं मिलती और वाटर प्रदूषण को कंट्रोल है वो किया जा चुका होता। ठीक है, इसी प्रकार 1977 में जल उपकर अधिनियम लाया गया। इसका उद्देश्य जल प्रदूषण को कम करना था, लेकिन यह कानून भी बेअसर रहा। अब देखो 1977 में जल उपकर अधिनियम, 1977 में जल उपकर अधिनियम है वो लाया गया। इस अधिनियम का जो उद्देश्य था वो यह था कि जल प्रदूषण को कम करना, लेकिन अब ये अधिनियम है ये जल प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से लाया गया था, लेकिन इस अधिनियम है यह सफल है वो नहीं हुआ। अब दूसरा हम बात करते हैं कि वाटर का, जल का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, यानी रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ वाटर। ताजे जल की उपलब्धता को जल के पुनर्चक्रण और पुनर्उपयोग से भी बढ़ाया जा सकता है, कि जल का पुनर्चक्रण दोबारा से उसको रिसाइकल करके और उसको दोबारा से पुनः उपयोग करके उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ताजे जल की क्वांटिटी को है उसको इंक्रीज है वो किया जा सकता है। अधिकांश उद्योगों में जल का उपयोग शीतलन यानी कूलिंग के लिए किया जाता है। इसके लिए यह जरूरी नहीं कि हर बार हजारों लीटर ताजा जल ही उपयोग में लाया जाए। इस कार्य के लिए शोधित अपशिष्ट जल का उपयोग किया जा सकता है। अब क्या होता है कि अधिकांश उद्योगों में जल का जो उपयोग है वो मशीनों की कूलिंग के लिए किया जाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि हर बार आप नया फ्रेश वाटर या ताजा जल ही लाएं और मशीनों की कूलिंग करें। जो अपशिष्ट जल बचता है उसको भी आप इसके लिए इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि आप सिंचाई के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पानी है वो इस्तेमाल किया जाता है। सिंचाई की
क्षेत्र में सिंचाई करने की जो तकनीकें हैं उनमें बदलाव करके भी आप वाटर कंजर्वेशन है वो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कहूं कि जैसे एक तो पूरा खुला खेत होता है, उसमें एक जगह पानी है वो छोड़ दिया जाता है, तो उससे पानी है वो बहुत ज्यादा खराब होता है। अगर उसकी जगह आप ड्रिप सिस्टम का यूज करें या टपकन विधि का प्रयोग करें, ठीक है, टपकन विधि है वो इजराइल की विधि है। ये टपकन विधि वो विधि होती है जिसमें छोटी छोटी नालियां हैं वो बिछा दी जाती हैं पेड़ों के बाहर के, और जब वो छोटे छोटे उसमें फुहारे से होते हैं और उससे पूरे खेत में कम पानी में ही पूरे खेत में सिंचाई है वो की जा सकती है। दूसरा, आप घरेलू उद्योग घरेलू कामों के लिए भी पानी को सही तरीके से इस्तेमाल करके, जैसे नहाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें कि ज्यादा एक्सेस वाटर है वो यूज ना हो, हाथ धोते वक्त नल खुले ना रहे, बर्तन धोते वक्त ये ध्यान रखें कि नल खुले ना रहे। दूसरा एक आप यूज करते हैं कि जैसे फ्लैश करते हैं, लैट्रिन में जब आप फ्लैश करते हैं तो उसमें 10 लीटर या 15 लीटर पानी होता है वो एक साथ जाता है, तो क्या होता है कि वाटर का एक्सेस यूज होता है, ठीक है, इससे वाटर जो है वो बहुत ज्यादा खराब है वो होता है। इसके लिए यह जरूरी नहीं कि हर ऐसे में जल का उपयोग अग्निशमन के लिए भी किया जा सकता है। इसी तरह नगरीय क्षेत्र में नहाने, बर्तन धोने तथा वाहन को धोने के लिए प्रयुक्त जल का बागवानी में प्रयोग किया जा सकता है। रोजमर्रा के इन बुद्धिमत्तापूर्ण उपायों से अच्छी गुणवत्ता वाले जल को पीने के उद्देश्य के लिए संरक्षण होगा। यद्यपि आज जल का पुनः चक्रण थोड़ी बड़ी मात्रा में हो रहा है, लेकिन इससे जल की पुनः पूर्ति की व्यापक संभावनाएं हैं, कि जल की जो पुनः पूर्ति है उसकी व्यापक संभावनाएं हैं। इस प्रकार हम ये तरीके अपनाकर जल को कंजर्वेशन है या संरक्षण है वो कर सकते हैं। बाकी के जो पॉइंट बचते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं।